द ग्लोबल कोल्ड वॉर एक्चुअली एक नए फेज़ में दाखिल हुई है. सो दिस इज़ द न्यू इंटरेस्टिंग फेज़. इसमें काफ़ी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, दीज आर मच मोर फेवरेबल टू यूनाइटेड स्टेट्स और एशियाटिक फेडरेशन या SCO के अगेंस्ट थोड़ी सी हैं. बेसिकली इस वक्त दो पोल्स दुनिया में हैं, एक SCO लेड पोल है और एक वेस्टर्न पोल है. और कुछ इसमें कंट्रीज़ जो हैं वो एम्फोटेरिक यानी दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट उनके दिल जो हैं वो उस ब्लॉक की तरफ ही हैं जो वेस्टर्न लेड ब्लॉक है. अब उन कंट्रीज़ में डेफिनेटली इंडिया मोदी का इंडिया एक कंट्री है. अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ये हैं कि जनूबी अमेरिका के अंदर चाइना की पेनिट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, जो अमेरिका जिसको अपना बैकयार्ड समझता था. तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो ब्रिक्स का पार्ट है ऑलरेडी, ब्राज़ील एक बड़ा कंट्री है जनूबी अमेरिका का, क्यूबा और बहुत सारे कंट्रीज़ जो लैटिन अमेरिका के हैं, वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी की माइनिंग ऑलरेडी, लिथियम स्पेशली जो इस वक्त इमर्जिंग गोल्ड है, गोल्ड से भी कीमती है लेकिन हम उसको एज ए सोशल टर्म्स गोल्ड कहते हैं. तो वहाँ चाइना की और रशियन कंपनीज़ काम कर रही हैं. नो डाउट अमेरिकन कंपनी भी कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ कंपनी और रशियन कंपनीज़ की टेक्नोलॉजिकली सुपेरियरिटी है एज़ कम्पेयर टू दी अमेरिकन कंपनीज़, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज़ वहाँ जो माइनिंग कर रही हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी से कर रही हैं और वहाँ उससे ग्राउंड वाटर भी ज़्यादा कंटामिनेट हो रहा है, जबकि चाइनीज़ और रशियन जो कंपनीज़ हैं वो सोफिस्टिकेटेड प्लांट्स के ज़रिए करें जिससे कम हो रहा है एनवायरनमेंट को लॉस. लेकिन साउथ अमेरिका के अंदर ऑलरेडी पेनिट्रेशन है. हाँ, अमेरिका का जो नॉर्थ है यानी कि कनाडा, वो कंसोलिडेटेड पावर हाउस उस ब्लॉक का है. यूरोप ऑलरेडी जो था वो अमेरिका से दूर जा रहा था. चाइना और यूरोप की जो डिप्लोमेसी थी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर हुआ जाए, जिसमें इटली के साथ, फ्रांस के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स थे, वो काफ़ी हद तक उसको अमेरिका यूरोप को अपने करीब करने में कामयाब हो गया. वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि यूक्रेन वार को जिस तरह तवालत बख्शी गई है, तो अब यूक्रेन वार के अंदर रशियन सपोर्ट का इल्ज़ाम चाइना पे लगाया गया है और नेटो ने अब तो खुल के इसको कह दिया है कि चाइना इज़ बैकिंग रशियन मिलिट्री. तो जब नेटो ने इसका ऐलान किया तो इसका मतलब है कि वो जो चाइना की जो डिप्लोमेसी थी वो थोड़ी सी डैमेज हुई है, यूरोप अमेरिका के करीब और चला गया है. फिर साउथ एशिया के अंदर आए तो साउथ एशिया के अंदर भी बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिस्टों की हुकूमत आई है. इस्लाम मिस्ट जब हम कहते हैं तो एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, ना कि मुसलमानों की तरफ इन जनरल इशारा होता है. हम खुद मुसलमान हैं तो वी कैन नॉट क्रिटिसाइज़ या बैड उसके बारे में नहीं रख सकते, बट वी शुड बी वेरी क्लियर कि इस्लामिस्ट एक माइंड सेट है, एक पॉलिटिकल माइंड सेट है जो कि कुछ जमातें प्रमोट करती हैं, लाइक जमात इस्लामी, इख्वानुल मुस्लिमीन, और ये तशद्दुद पे बिलीव करते हैं. इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है कि ये कैसे मुसलमान सोसाइटी के लिए भी नुकसानदेह हैं. तो खैर ये आज की बात नहीं है. तो साउथ एशिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, जिसमें बांग्लादेश के अंदर नेशनलिस्ट जो कि एशिया के साथ ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहते थे, तो इनकी जगह सीना की जगह ये जो नई गवर्नमेंट आई है, ये कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, बेसिकली ये चूचू का मुरब्बा है जिसमें एक बंदे को बिठा दिया गया है जो कि वेस्टर्न इकोनॉमिक पावर्स के साथ अलाइन था अपने उस ग्रामीण बैंक के ज़रिए से, और एक नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के एजिटेशन यानी स्टूडेंट एजिटेशन की वजह से सोसाइटी इज़ नॉट लेड बाय पॉलिटिकल फोर्सेस नाउ. और जब सोसाइटी पॉलिटिकल फोर्सेस से लेड नहीं होती है तो उसको कहीं भी हाँका जाता है. ये पाकिस्तान में 70 सालों की यही तारीख है. अब ये एक बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट आई ये भी अमेरिकन फेवर में है. इंडिया मोदी जीता या पावर में रहे, ये ऑलरेडी अमेरिकन इंटरेस्ट में है. जिस तरह के मोदी कोऑपरेट कर रहा है अमेरिका के साथ चाइना की एक तो हवा ख़राब करने में, SCO को इनइफेक्टिव करने में. SCO को इनफेक्टिव करने से डेफिनेटली वेस्टर्न ब्लॉक ज़्यादा फ़ायदा. SCO कैसे इनफेक्टिव किया, वो वहाँ नहीं गया लास्ट टाइम, और अभी SCO का अगला इजलास पाकिस्तान में होना है. तो बलूचिस्तान में धमाके शुरू हो गए हैं और बड़े सीवियर धमाके हुए हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी हमारी आर्मी का नुकसान भी हुआ है. तो इससे पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान डेफिनेट पहुंचा. यकीनन इससे मिलिट्री या इदारे वो काम करेंगे.
गो के हमारे अंदरूनी जो पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल हैं उसके अंदर तो पाकिस्तानी अवाम या हमारे समाज के हकूक़ हमें इन इदारों से भी छीनने चाहिए और अशराफिया से भी छीनने चाहिए और इनके गठ जोड़ को कौमी मफाद और अवामी मफाद में इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन क्या इस जंग के अंदर जो हमारी अंदरूनी जंग है इसके अंदर हम इतना गिरना नहीं चाहिए कि हम कौमी जो कहीं ना कहीं फ़ौज का जो नेशनल करैक्टर है, जो फ़ौज एक नेशनल जंग लड़ रही है, हम उससे भी कर्ज करना शुरू कर दें। तो एक वो मशहूर मूवी है उसका मैं हवाला दूंगा कि ट्रस्ट वैसे टूटा है ना आर्मी के ऊपर, पब्लिक का और इदारों के ऊपर। वो ट्रस्ट टूटने के पीछे बड़े झूठ शामिल हैं। जिस तरह वो मूवी की मैं एग्जांपल दे रहा था कि मूवी जो एक इश्किया है नसीरुद्दीन, इंडियन बॉलीवुड की मूवी, वो इश्किया मूवी में बॉलीवुड की एक एक्टर विद्या बालन और नसीरुद्दीन ये वो इकट्ठे उनकी जब कम्युनिकेशन होती है तो एक उनका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो बाद में जाके वो झूठ बोलती है तो नसीरुद्दीन शाह को पता चल जाता है। अब वो एक वारदात करते हैं, एक काम करते हैं, उसके बाद वो फिर हाथ कर जाती है नसीरुद्दीन शाह और ये अरशद वारसी जो करैक्टर हैं वहाँ पे, वो डिफरेंट नाम है, इफ्तिखार हुसैन और ये उनके, तो ये जो दो इनके साथ वो हाथ करती है जब, तो फिर वो लेकिन एक रिलेशनशिप तो होता है तो उसके नतीजे में कुछ अच्छी पॉजिटिव फीलिंग तो होती हैं, तो वो उनका हिस्सा भी उनको देना चाह रही होती है और उनसे फिर सच बोलती है। लेकिन अब वो उनका ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी टूट चुका होता है, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट जब टूटता है तो वो सच को भी सच नहीं सुनते हैं, वो समझते हैं ये भी इसकी एक चाल है। अब ठीक यही पाकिस्तान के अंदरूनी सिचुएशन भी है कि पब्लिक सपोर्ट ज़रा कम है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस मामले में ये ठीक बोल रहे हैं क्योंकि सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि जितने भी ये बलाच और ये कबाइल हैं, बलोच, मैं ख़ुद बलोच हूँ, लेकिन ये कबाइल बलूचिस्तान के जो रहने वाले कुछ सरदार हैं जो कि मगरबी सपोर्ट से बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। नो डाउट कि 47 के अंदर जब ये जो रियासतें थीं उसके ऊपर वो पाकिस्तान में शामिल हुई बाई हुक एंड क्रुक, तो वो उस वक्त की तारीख़ है। उस वक्त और भी बहुत सारी रियासतें इंडिया में भी बाई हुक एंड क्रुक शामिल हुई हैं। सारी रियासतों ने इंडिया को भी हैप्पीली नहीं गई हैं। हैदराबाद के ऊपर इंडियन आर्मी ने रेड किया था और ज़बरदस्ती अपने अंदर शामिल किया था। इसी तरह से और भी बहुत सारी रियासतें थीं जहाँ पे ज़बरदस्ती इंडियन यूनियन का हिस्सा बना था। तो सेम ये बलूचिस्तान की जो 3 रियासतें थीं, ये पाकिस्तान का भी ज़बरदस्ती अगर हिस्सा बन गई थी तो अब इंटीग्रेट होना चाहिए था, इन कबाइल को सोचना चाहिए था और पाकिस्तान के अंदर अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ें जिस तरह बाकी लोग लड़ रहे हैं। और अगर सिस्टम भी बदलना है पाकिस्तान का तो वो भी लीगल तरीके से आगे चल के पाकिस्तान के सिस्टम को बदलें। इस तरह एक्सटर्नल मदद से आप जब अपनी सोसाइटी में जंग लड़ते हैं तो वो उसका फ़ायदा, तारीख़ ये बताती है कि जब भी आप बालादस्त साम्राज्य अक़वाम से अपना मदद लेके अपनी कोई जद्दोजहद करते हैं, उसका फ़ायदा लोकल नहीं होता। पाकिस्तान की ख़ुद तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि जब पाकिस्तान ने जब ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करके पाकिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले लोगों ने तो पाकिस्तान की तहरीक चलाई, तो उसका ख़मियाज़ा यही भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस को कत्ल कर दिया गया पाकिस्तान के बनने के बाद। तो उसका नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं। अब 70, 75, 80 सालों से एक कौम हम बनते जाए, एक जोग्राफियाई हैसियत अगर बन गई है तो उसके अंदर रह के हम उसको इंटीग्रेट करें, उसको स्ट्रेंथन करें और आगे लेके चलें, ना कि हम इस तरह वेस्टर्न अलाइंसेस करके। लेकिन जो लोग समझते हैं, जो कबाइल, जो सरदार ये समझते हैं, वो वहाँ मौजूद हैं यूरोप के अंदर, स्पेशली शायद जर्मनी या फ्रांस, इन कंट्रीज़ में, यूके में, इन कंट्रीज़ में इन्होंने पनाह दी, असला दिया हुआ है। तो ये लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो ये स्टेट को अगर बना भी लें अपनी बलूचिस्तान में, पहली बात तो ये कि पॉसिबल ये नहीं होगा। उसकी बड़ी एक वजह है, वो वजह यह है कि इस वक्त चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ अलाइन हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान की फेडरेशन का यूनिटी वो चाइना के इंटरेस्ट में भी है। क्यों? CPEC को मनाने के लिए। इन चाइना की जो वर्ल्ड इंटीग्रेशन पॉलिसी है उसका पाकिस्तान में बड़ा इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान जब आप ग्वादर में जाएंगे, बहरा अरब में जाएंगे, तो यू हैव टू कनेक्ट विद अफ्रीका और अरब वर्ल्ड के साथ,
और तेल और पूरी एनर्जी टेक्नोलॉजी और स्विस कनाल का रास्ता इससे ज़्यादा और शॉर्टकट कहाँ है चाइना के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए और इवन रशिया के लिए भी, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का एग्रीमेंट है या उसके प्रपोजल है। तो इस वक्त तो एशिया की ताकतें हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट उनके साथ है। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इदारे भी इस वक्त यही, जो कि शुरू में इनके इकनॉमिक रिलेशनशिप्स थे, उस वक्त पाकिस्तान मिलिट्री पॉलिटिकल रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थे 60s में 50s में। सो डेफिनेटली पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप दीज वर लाइक इकनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। बट आफ्टर 90s जब पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन लिया और बाकी इदारों में, जब अफ़गान वार के बाद अमेरिका भाग गया पाकिस्तान को छोड़ के, तो उस वक्त पाकिस्तान के इदारों ने कॉपरेशन लेने के लिए चाइना की तरफ ही देखा। तो फिर जो इंडिया के साथ हमारे आगे जो उन्होंने धमाके किए, तो पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी को मुशर्रफ दौर में इम्प्रूव किया। तो नो डाउट उस वक्त से पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप रहे हैं, नो, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पोरस है, उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है। ये मियाँ साहब एंड कंपनी, अल्ताफ़ भाई अभी भी लंदन से ऑपरेट होते हैं, उधर के हलवा लेने जाते हैं, ये मजदूरी करने जाते हैं वहाँ, जिस तरह बाकी लोग बाहर चले यहाँ पाकिस्तानी तो मेहनत मजदूरी या काम के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, ये उधर क्या करने जाते हैं। डेफिनेटली ये वहाँ बैठ के पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न इनके इंटरेस्ट हैं। तो फ़ौज भी इनको पावर में रखती है, इनको अलाइन रखती है, लेकिन फ़ौज की डिप्लोमेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चाइना के साथ उनके रिलेशनशिप हैं, ये फैक्ट है। तो और उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान को जाएगा, चाइना को भी जाएगा और पूरा एशिया को जाएगा। अगर हम जोग्राफिया पे नज़र दौड़ाएं तो नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, मंगोलिया, सेंट्रल एशिया के जितने भी ममालिक हैं, मंगोलिया भी, और आगे ईरान, तुर्की तक, ये एक यूनिटी की तरफ फील हो रहे हैं। जबकि इस वक्त पाकिस्तान भी इन्हीं के साथ लाइन नज़र आ रहा है, क्योंकि एससीओ के अंदर लास्ट टाइम शहबाज शरीफ भी गए। अभी एससीओ का इजलास अगर पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो इसका मतलब है देयर इज़ द ट्रस्ट एट डिप्लोमेटिक लेवल। लेकिन वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकता है इसको सबूताज करना चाहता हो, और इंडियन हाथ भी इसमें हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि हम सोशल मीडिया का एनालिसिस करें तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इंडियन जो एक्सट्रीमिस्ट विंग्स हैं वो चला रहे हैं, और उसमें बलूचिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म की प्रमोशन की हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो चांसेस है कश्मीर को वो काउंटर करने के लिए उनकी इंडिया की इदारे भी इन्वॉल्व हों, ये कलभूषण वगैरह या इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल आप चीज़ों को बेसलेस नहीं करार दे सकते हैं कि ये बस सारा झूठ है, पाकिस्तान ने पता नहीं कहाँ से लेके आ गया। तो देयर इज़ इंडियन इन्वॉल्वमेंट, कैन बी, इट्स पॉसिबल। तो अब हम स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में इसको देखना होगा। टू नेशन थ्योरी तो पाकिस्तान बनाने के लिए थी, हम उस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि दिट वाज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी, कि सर्टन रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए उसे नफ़रत की बेस पे। बट अब ये पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें इंडियन एक स्टेट है और पाकिस्तान एक स्टेट है, और पाकिस्तान की स्टेट का इंटरेस्ट अब इसी में है कि वो यूनिटी उसकी मेंटेन रहे, अदरवाइज़ बहुत बड़ा सोशल क्राइसिस जन्म लेगा, क्योंकि 25 करोड़ to 50 मिलियन पीपल्स आर देयर। लेकिन साम्राज्य रियासतों को लोगों के पर्सपेक्टिव में नहीं देखता, वो अपने इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में देखता है। तो बलूचिस्तान में इसलिए ये चीज़ें हैं। दूसरा, बलूचिस्तान का एंगल जो है वो ईरानियन एंगल भी है, कि ईरान इज़ आल्सो एंटी टू यूएसए। तो ईरान के बलूचिस्तान के अंदर अगर अमेरिकन लॉबी स्ट्रॉन्ग होती है तो डेफिनेटली वो ईरान को भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इंगेज करने में कामयाब होंगे। नहीं सिर्फ सी पैक का मसला नहीं है इसमें कि सिर्फ सी पैक को नुकसान पहुंचेगा, गवादर को नुकसान पहुंचेगा, नहीं, ईरान को भी पहुंचेगा। और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि रशिया का ये बहरा अरब तक या पर्शियन गल्फ तक आना है, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो दिस इज़ दी, वाकई वो जो हम पढ़ते हैं मल्ले वगू की वाकई अहमियत है पाकिस्तान की। सो दिस इज़ दी स्टोरी, दिस इज़ द पॉलिटिक्स। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे, ये तो अभी तक की सिचुएशन है जिसमें यूरोप अमेरिका के करीब गया है, बांग्लादेश, बलूचिस्तान में जो मसले चल रहे हैं, अफ्रीकन का जो इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप है वेस्ट के साथ, वो बिल्कुल एक ही डगर पे चल रहा है पिछले 600 साल से। पहले अफ्रीकन्स जो थे वो उनकी स्मगलिंग होती थी, ह्यूमन ट्रेड होती थी, अमेरिका वगैरह ये गए जितने भी ब्लैक कम्युनिटी वहाँ पे है। फिर अब पिछली 4 सदियों से 5 सदियों से
जो अफ्रीका के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो एग्रीकल्चर उसकी प्रोडक्ट्स हैं, जो खाम माल है उसका, वो सारा वेस्ट में जाता है, वहाँ फिनिश गुड्स तैयार होती हैं और फिर अफ्रीका में होती हैं, तो उसकी वो मंडी है। और ये इस पे अफ्रीका यूरोप भी टॉलरेट नहीं करता। जब कज़ाफ़ी को इन्होंने मारा था तो वो बेसिकली यही इशारा था कि हम अफ्रीका के अंदर कोई बगावत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब अफ्रीका के रिलेशनशिप भी चेंज होना, अगर वेस्टर्न हेजमनी को कंट्रोल करना है दुनिया में, तो उसमें अफ्रीकन और चाइनीज़ रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होने बहुत ज़रूरी हैं। गो कि चाइना की उसमें इन्वेस्टमेंट है, अफ्रीकन बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस मौजूद हैं, लेकिन अभी तक स्टिल अफ्रीका जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हाँ, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वहाँ पे अमेरिकन इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है जितना और इन चाइना और रशिया उसमें पेनिट्रेट किए हैं। सो दिस इज़ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स। दूसरी तरफ इंडिया साउथ एशिया के अंदर, पाकिस्तान जो कि हमेशा पहले तो अमेरिकन एक स्पाई के तौर पे यूज़ होता रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान का करैक्टर जो है वो इतना लूज़ नहीं है, स्पेशली खारजा पॉलिसी के मामले में। दाखिला पॉलिसी के मामले में तो इन्होंने अवाम को, वो कहते हैं ना, तुन के रखा हुआ है। तो बिजली के बिल और ह्यूमिलिएशन, और ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की रियासत को अवाम के साथ दिस नॉट काइंड। तो पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक़ इस सिस्टम से छीनने चाहिए, लेकिन एट दिस ये एक डबल वार है जिसके अंदर एट द सेम टाइम कॉपरेशन भी होता है और अपने हकूक़ भी लेने होते हैं। लेकिन साउथ एशिया की जो बड़ी एक पावर है इंडिया, तो वो नो डाउट इस वक्त अमेरिका के साथ अलाइंस है। उसका लॉलीपॉप अमेरिका ने ये भी दिया है कि हम आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, चाइना से निकालेंगे। तो अब चाइना के साथ फैक्ट्रियाँ निकालना और इंडिया में लगाना इतना आसान काम नहीं है अमेरिका के लिए। उसकी वजह यह है कि जो खुद अमेरिकन कंपनीज है वो चाइनीज़ कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इंटरडिपेंडेंसी है। फिर चाइनीज़ वर्कर जो है वो ज़्यादा सोबर, सोफिस्टिकेटेड, और यहाँ शराफत का कल्चर है, सोशल स्ट्रक्चर ज़्यादा हार्मोनाइज है, पीसफुल है, जिसके नतीजे में अमेरिकन कंपनियां भी यहाँ पैसा बनाने में खुशी महसूस करती हैं। और वह जब इंडिया में उन्होंने लगाना कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनका स्किल लेवल इंडिया का उतना नहीं है, सोशल स्ट्रक्चर इतना नहीं है, और इंडिविजुअल जो करैक्टर्स लोगों के हैं वो भी उस लेवल के नहीं है। क्लेवरनेस ज़्यादा है, काइंडनेस या शराफत कम है। तो ये चीज़ें बिज़नेस ग्रोथ के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर भी। तो इसलिए चाइनीज़ अगरचे वो कोशिश तो कर रहे हैं इंडिया भी कि इस तरह हम इससे फ़ायदा उठाएं, लेकिन इतना फ़ायदा वो उठा नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो इतना बड़ी ताकत अभी बना नहीं है, लेकिन वो ख़ुद को बराबर समझता है। मतलब अच्छी बात, समझना तो चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि वो आप एशिया को फ़ायदा ना पहुँचे या वेस्टर्न ब्लॉक को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाए। तो उससे एशिया को भी, इंडिया को भी डेफिनेटली नुकसान ही होगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जब एशिया कमज़ोर हुआ था, मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हुई थी, कब्ज़ा हो गया था, तो फिर इंडिया को बेस बना के अफ्यून लेके चाइनीज़ के ऊपर चढ़े थी ब्रिटिश एम्पायर। तो अगर अब आज चाइना कमज़ोर होता है या कोई और कंट्री कमज़ोर होता है, तो जो कलोनियल माइंड सेट है, इम्पीरियल माइंड सेट है, इवन अमेरिका में भी एग्जिस्ट करता है, क्या वो इंडिया पे दोबारा नहीं चढ़ेगा? क्योंकि ये तो लंबी रेस है ना, 100-200 साल की तो बात नहीं है, तो चलती रहती हैं। खुद बर सगीर के अंदर देखें तो 1757 में बंगाल फतह हुआ था, ये कंपनी ने किया था, तो 1857 में दिल्ली फतह हुआ, 100 ईयर्स। सो लुक एट द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो इस वक्त अमेरिका को है चाइना से, वो क्या है? चाइना की ताकत क्या है? चाइना की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी की कमांड है और पूरी सप्लाई चेन के अंदर उसकी प्रोडक्शन है। मसलन माइनिंग एक बेसिक चीज़ होती है, धात, माइनिंग से मेटल बनाना। चाइना इस वक्त जो जितनी भी मेटल्स यूज़ हो रही हैं ऑटो इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, ईवीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, रेल के अंदर, हाई स्पीड रेल्स के अंदर, चाइना उन मेटल्स के ऊपर उसकी ज़्यादा उसका कंट्रोल है, और टेक्नोलॉजीज़ वो चाइना के पास ज़्यादा है और चीपर है। अमेरिका के पास जो कंट्रोल था वो कम था, होता जा रहा है। पहले तो ज़्यादा था 90s तक, 2000 के बाद स्पेशली। और उसके अलावा वो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी वजह से उसकी जो जो फिनिश गुड्स हैं वो भी महंगी हैं चाइना से। इस वजह से चाइनीज़ जो गुड्स हैं
जो कि मेटल से ही बनती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, किचन गुड्स हैं, साइंटिफिक गुड्स हैं, प्रोसेसिंग की गुड्स हैं, जितनी भी गुड्स जो जो मशीनें हैं या गुड्स हैं या मशीन, तो वो चाइना उसी कॉस्ट को कम करके ही वो सस्ती करके यूरोप तक ले जा चुका है। कनाडा अमेरिका के अंदर भी उसकी ज़्यादा है। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर भी यूएसए बहुत पीछे है, वेस्ट बहुत पीछे रह गया। इस वक्त 35 के करीब न्यू प्लांट्स बन रहे हैं, वो चाइना में बन रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में टोटल 2-3 बन रहे हैं। चाइना की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे, बाकी टेक्नोलॉजीज़ में भी वो आगे है। मसलन जो फॉसल टेक्नोलॉजी उसको भी बेहतर वो कर रहे हैं, ठीक है, हाइडल बड़े बड़े डैम बनाने में भी, तो एनर्जी को वो सस्ता करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। फिर रेलवे टेक्नोलॉजी है, स्पीड रेल इस वक्त दुनिया में सब ज़्यादा चाइना और जापान की है, अमेरिका की नहीं है, ना यूरोप की है। तो रेलवे टेक्नोलॉजी के अंदर बड़ी बसें जो है आम बीजिंग के अंदर बड़े शहरों में सारी वो ईवीज़ चल रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर जो फंडामेंटल्स टेक्नोलॉजी निकल है, लिथियम बैटरीज हैं, ठीक है, ये सारी चाइना का उनका कंट्रोल है सप्लाई चेन के ऊपर भी और प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर भी। तो ये चाइना की स्ट्रेंथ है। फिर टेलीकॉम में आता है 5G 6G चाइना लॉन्च कर रहा है, 5G कर चुका है, तो हवावे ने उनकी कंपनीज़ को टक्कर दी हुई है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि चाइना जो है वो हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वो यूएसए को पीछे छोड़, दिस इज़ द स्ट्रेंथ। और इंडिया तो बहुत अभी उसमें पीछे, अब इंडिया में जो कारें बन रही हैं वो एक जनरेशन पीछे की हैं, पिछली टेक्नोलॉजी पे चीज़ें चल रही हैं। फिर चाइना इंडिया की जो सेक्टर है वो ज़्यादातर कॉरपोरेट के हाथ में है, जो कि ज़्यादा ख़ुद को जो वेस्टर्न कॉरपोरेट उससे अलाइन फील करते हैं। तो इस तरह से एक फ़र्क है, चाइना की एक स्ट्रेंथ पे खड़ा है। अच्छा, अब यूएसए क्या स्ट्रेंथ है? क्या यूएसए बिल्कुल फारिग हो चुका? नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए की इस वक्त हेजमनी आज भी पूरी दुनिया में डिफेंस हेजमनी उसी की है, चाइना की उसकी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। फिर चाइना और यूएसए की पावर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएसए अच्छा है, ठीक है, अगरचे पेपाल वगैरह उसने बनाया, उसके अलीबाबा ने उसको टक्कर दी हुई है। तो यूएसए की ये स्ट्रेंथ है पे उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन सारे मसले इससे हल नहीं होते। नो डाउट चाइना ने इस पर भी काम किया है, ड्राइवरलेस कारें उन्होंने भी लॉन्च कर दी हैं अपने वुहान के अंदर, तो सिटीज़ के अंदर। तो ये बात है कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर बना है, उसके बाद उसने दुनिया को चैलेंज, वेस्टर्न ऑर्डर को वो पुश करना शुरू किया है। तो ऑर्डर, हाँ, वेस्टर्न ऑर्डर को उसने पुश नहीं करना चाह रहा, वो अपनी चीज़ों की एक्सेस चाह रहा है, उसी इंटरनेशनल सिस्टम में अपनी से चाह रहा है। बेसिकली वो से कैसे चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि अब मैंने गुड्स दिए हैं तो अब मैं दुनिया के ऊपर आउटरीच करूँ अपनी स्ट्रेटजी के तहत। अब वो इंगेज होना चाह रहा है और अमेरिका डिसंगेज होना चाह रहा है, इसलिए उन्होंने चाइनीज़ गुड्स के ऊपर हैवी टैक्सेस अभी कनाडा ने लगा दी हैं, डबल 100% टैक्स लगा। तो वो जो पिछले 200 साल से पहले ब्रिटिश का और फिर अमेरिकन का एक ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट था, दुनिया को करीब आना चाहिए, ये ठीक नहीं है, तो अब वो खुद ही उसको डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हेजमनी वीक होती जा रही है। तो इसका मतलब है उस ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव नहीं था, हेजमनी पे बिलीव था। तो दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। अब इसमें पाकिस्तान स्टिल इज़ नीडेड बाय द वर्ल्ड, तो इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, नेशनल में भी। दिस इज़ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। तो थैंक यू वेरी मच। वी विल come with the new developments in this series of the New World Order in a couple of days. Thank you very much.